Good morning, everyone. Today we will discussing about the next topic, type of acquired immunity. Okay. Last time we had discussed about the type of immunity, innate immunity and acquired immunity. Now let's begins with the acquired immunity. तो acquired immunity की बात करोगे आप तो types of acquired immunity basically are two types. One is the active, another is the passive. In case of active immunity, there is again two type of immunity, that is known as natural and artificial. Okay, and same in case of passive immunity, passive acquired immunity, that is the natural and artificial. वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे इन चीजों को और देखते हैं. सबसे पहले आप यहाँ पर समझते हैं क्या कहानी है. देखिए, तो हमने बोला था कि लास्ट टाइम पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या थी, सब बता दिया था मैंने. अब यहां पर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बेटा दो तरीके की इम्यूनिटी है. एक आप बोलोगे एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, दैट इज द पैसिव इम्यूनिटी. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पूरा. करीब 4 क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से आएंगे, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन वही टॉपिक जो है पकड़े हुए हैं जिनसे क्वेश्चंस का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. क्योंकि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, किस तरीके से कौन से चैप्टर में जो क्वेश्चंस बने थे वो हम लोगों ने पीछे काफी कुछ पढ़ा भी था पहले इससे. अब जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो भी हमारी स्ट्रेटजी यही है कि जो मेन पोर्शंस हैं, जब मेन हमारे चैप्टर से उनको डिस्कस कर लिया जाए. तो इस चैप्टर के बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आपका क्या बोलते हैं उसको, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. 11th का चैप्टर है जो कि 4 क्वेश्चन देता है कम से कम. ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चंस वहां से भी आते हैं. तो इसके बाद उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे. तो एक्टिव इम्यूनिटी के केस में अगर बेटा बात करोगे आप तो क्या होती है एक्टिव इम्यूनिटी. देखिए, यहां पे होगा क्या, एक्टिव इम्यूनिटी भी दो तरीके की होती है. एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियल. तो एक्टिव इम्यूनिटी के केस में आप बोलोगे बॉडी produces the antibodies in response to infection or vaccination. तो एक्टिव इम्यूनिटी के केस में जब आप बात करोगे तो बॉडी, मैंने बोला प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू इंफेक्शन और द वैक्सीनेशन. अब देखिए कहानी इसकी क्या है. ये दो तरीके का है एक्टिव इम्यूनिटी. पहला जो इसका टाइप है वो कौन सा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसको हम बोलते हैं नेचुरल. नेचुरल के केस में आप जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है, कोई बॉडी है एनिमल का, कोई बच्चा है, छोटा बेबी है, ठीक है, बॉडी. ठीक है, तो बॉडी है. अब यहाँ पर हुआ क्या, मान लीजिए ये बच्चा खेल रहा है, छोटा सा बच्चा है, खेल रहा है. ठीक है, छोटा सा बच्चा है, ये क्या कर रहा है, खेल रहा है मिट्टी में. और खेलते खेलते क्या हुआ, कोई एंटीजन जो था वो एंटीजन इसकी बॉडी के अंदर आ गया. अब जानबूझ के तो हमने नहीं उस एंटीजन को डाला इसकी बॉडी में, लेकिन वो एंटीजन खेलते खेलते उस बच्चे के बॉडी के अंदर एंटर कर गया. अब जैसे एंटर करेगा उस बच्चे के बॉडी के अंदर, तो ये तो एंटीजन है, बॉडी इसकी तुरंत बच्चे की क्या करेगी, इस एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करेगी.
और आपको पता है जब रिस्पॉन्स जनरेट करती है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, आप बोलोगे जैसे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा वैसे ही यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा कि आपका जो ये एंटीजन है ये मार दिया जाएगा प्लाज्मा सेल के थ्रू। और दूसरा काम क्या करेगा, तुरंत वाले में क्या करेगा, प्लाज्मा सेल्स बनेंगी और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी, और वो प्लाज्मा सेल्स जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी तो वो क्या करेंगी, इसको बेटा किल कर देंगी, इसको किल कर देंगी, एंटीजन को किल कर देंगी। दूसरा देखिए, पहला तो काम ये हो गया इसका। दूसरा काम ये बॉडी क्या करेगी, इस एंटीजन के अगेंस्ट, सेम एंटीजन के अगेंस्ट मेमोरी सेल बना के रख लेगा। एक्चुअल में यही मैकेनिज्म है एक्टिव इम्यूनिटी। तो एंटीजन या तो अपने आप आ रहा है छोटे पे, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, या दूसरा काम हम क्या करते हैं, ये तो नेचुरल हो गया, ये तो नेचुरल हो गया, अपने आप आया, हमने जानबूझ के नहीं डाला इसमें। लेकिन बहुत सारे एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आते हैं ऐसे, और हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है और उन एंटीजन्स को मार दिया जाता है बच्चे के अंदर, और उस एंटीजन के अगेंस्ट मेमोरी सेल्स बना के रख ली जाती हैं फॉर फर्दर यूज इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में उनको हम दोबारा फिर से यूज कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मेमोरी सेल्स। ओके, तो ये नेचुरल के केस में हुआ। जैसे एग्जांपल आप सोच लो, ऐसे एग्जांपल बोल सकते हैं कि जो ये वायरस, जो ये बैक्टीरिया था, मान लो ये स्मॉल पॉक्स का था, स्मॉल पॉक्स का था, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स जो था, जो है वो वायरस या जो भी था, तो ये आपका स्मॉल पॉक्स जो था ये आया और जो है आपके बॉडी के अंदर चला गया, तो तुरंत प्लाज्मा सेल्स ने क्या किया, उसको मार दिया, या इफेक्टर सेल्स ने उसको खत्म कर दिया और एंटीबॉडी अपने पास बचा के रख ली। अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, अगर सेम टाइप का आएगा तो इसको और मोर इफिशिएंटली मेमोरी सेल्स रिमूव कर देंगे फॉर फर्दर यूजिंग फ्यूचर। तो ये नेचुरल इम्यूनिटी हो गया। अब आर्टिफिशियल में देखिए क्या होता है, दूसरा इसका जो टाइप है उसको हम बोलते हैं, सेकंड इज द आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में देखिए हम क्या करते हैं, हम एक टर्म यूज करते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में होता क्या है देखिए, तो हम क्या करते हैं, वैक्सीन को इंड्यूस कराते हैं, वैक्सीन लाएंगे और वैक्सीन को हम क्या करते हैं, छोटा जो बच्चा है उसकी बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, इंड्यूस करा देते हैं। छोटा कोई बच्चा है मान, इसकी बॉडी में हम क्या करते हैं, जो है इंड्यूस करा देते हैं। तो वैक्सीन, हमने इस छोटे से बच्चे के अंदर वैक्सीन डाल दी है। वैक्सीन जब हमने डाला तो ये वैक्सीन जो थी ये थी क्या, तो आप इसमें बोलोगे यहाँ पर नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक एंटीजेंस होते हैं, यानी कि बीमारी को नहीं फैलाएंगे, जो उनका एंटीजेनिक प्रॉपर्टी वाला जो है वही ले रहे हैं। आप बोलोगे कि यहाँ पैथोजेनिक एक्टिविटी लॉस कर चुका होता, अब ये करते क्यों, तो हम एक एंटीजन को लेते हैं, बैक्टीरिया को मान लो, उसको हीट किल्ड कर देते हैं, उसको मार देते हैं, और केवल उसके पास कुछ ऐसे ही फीचर्स बचते हैं जिससे वो बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करवाए, लेकिन कभी भी वो डिजीज को कॉज नहीं करेगा, तो उसको हम बोलते हैं वैक्सीन। ठीक है, अब देखिए वैक्सीन को ले लिया, नॉन पैथोजेनिक है, इसको डाल दिया बच्चे के अंदर। बच्चे ने क्या किया, इसकी बॉडी ने सोचा कि भाई क्या आ गया, कोई एंटीजन आ गया, अब इस एंटीजन को मारना है, तो तुरंत इसकी बॉडी क्या करेगी, इस बच्चे की बॉडी क्या करेगी, एक तो प्लाज्मा सेल्स बनाएंगी, क्या बनाएंगी, प्लाज्मा सेल्स बना लेंगी। दूसरा क्या होगा देखिए, प्लाज्मा सेल्स के साथ साथ मेमोरी सेल्स भी बनेंगी, और ये मेमोरी सेल्स सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, यानी कि इन फ्यूचर फर्दर यूज की जाएंगी एंटीजन को मारने के लिए या सेम टाइप ऑफ एंटीजन के रिमूवल के लिए, तो इसको हम बोलेंगे मेमोरी सेल्स का काम। तो अल्टीमेट हमारा मकसद क्या था वैक्सीनेशन का, एम क्या था वैक्सीनेशन का, तो आप बोलोगे एम इसका जो था वो क्या था, टू प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स। क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस किया जाएगा।
बस अल्टीमेट मकसद यही था इसका, आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसमें वैक्सीन को इंड्यूस करा रहे थे, उनके एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं हमारे, जो छोटे पे देखे होगे वैक्सीन लगती हैं, जैसे बीसीजी, बैसिलस कालमिनिन, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए देते हैं। बीसीजी के अलावा आप बोलोगे ये जो है आपका लाइव एटीन्यूएटेड एक वैक्सीन होता है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन हम बोलते हैं सेबिन वैक्सीन, जो कि पोलियो की वैक्सीन। इसके अलावा लाइव एटीन्यूएटेड के अलावा किल्ड वैक्सीन आती है, हीट किल्ड वैक्सीन, इसको बोलते हैं शाक वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन ये भी है। इसके अलावा टॉक्साइड भी आती हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको टॉक्साइड बोलते हैं, तो वो हो गया। इस तरीके से बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे आर्टिफिशियल जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसके बारे में। ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। यस एक्टिव वाला प्रोसेस, हाँ साक्षी, वंदना, श्वेता, बेटा सभी को समझ में आ गया? यस सर। चलो बहुत अच्छी। अब देखो इसके बाद में हम पढ़ते हैं पैसिव। जो पैसिव है उसकी कहानी क्या है। पहला तो हमने पढ़ लिया एक्टिव, और दूसरा अब हम पढ़ेंगे पैसिव, एक्वायर्ड में है। पैसिव के केस में जब आप बात करोगे, पैसिव इम्यूनिटी के केस में, तो भी ये भी दो तरीके की है। एक आप बोलोगे इसमें पहला जो है वो बेटा कौन सा है, तो आप बोलोगे पैसिव इम्यूनिटी में पहला जो है वो है नेचुरल, जैसे वहां पर नेचुरल था वैसे यहाँ पर भी नेचुरल। अब नेचुरल की कहानी देखो क्या है। नेचुरल में क्या है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल होता है, आप पढ़ते हो आईजीजी का एग्जाम्पल। आपको पता है आईजीजी जो होता है, वो जो मदर होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, फीटस के डेवलपमेंट के टाइम पे, तो जो मदर होती है उसमें आईजीजी होता है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, और प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो कहाँ जाता है, जो फीटस होता है उसमें जाता है। ठीक है, ठीक है। तो आईजीजी जो होगा प्लेसेंटा क्रॉस करके कहाँ जाएगा, फीटस में जाएगा। ठीक है, मदर से। तो ये नेचुरल हो गया, एक तो ये आईजीजी एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आप बेटा पढ़ते हो सेकेंड एग्जाम्पल इसमें आईजीए। आईजीए अगर आपको याद हो तो आप बोलते हो कि जो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रम, हाँ कोलेस्ट्रम जो होता है, यानी कि इसको बोलते हैं मिल्क, मदर मिल्क, है ना, फर्स्ट मदर मिल्क। ये मदर मिल्क जो होता है हल्का येलो इस कलर का, ये कोलेस्ट्रम जो है ये बेटा क्या करता है, तो आप बोलोगे इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होता है, आईजीए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो 3 महीने तक लगभग ये और आईजीजी दोनों मिलके क्या करते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या बच्चे ने या बेबी ने, जो फीटस था, उसने क्या खुद बनाया ये एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन? नहीं, खुद नहीं बनाया उसने, ये उसको मदर से मिल रही है ना, मदर से मिली, तो नेचुरल हुआ लेकिन पैसिव हुआ, क्योंकि ये खुद नहीं बना रहा। अगर खुद बनाता तो क्या हो जाता, एक्टिव हो जाता। ठीक है, क्योंकि हम बाहर से ले रहे हैं तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इट इज नोन एज पैसिव। गॉट इट? यस सर। यस सर। हाँ गुड। अब देखिए पैसिव इम्यूनिटी के बाद में, नेचुरल इम्यूनिटी के बाद में दूसरा बेटा हम इसी में देखेंगे, हमारा दूसरा जो है वो है आर्टिफिशियल। इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल के केस में आप बात करोगे जब भी, तो यहां पर आप बोलोगे इमरजेंसी यूज के लिए होता है, इमरजेंसी यूज के लिए। इमरजेंसी यूज इन सेंस, जैसे मान लो आप जो है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो किसी के साथ,
इमरजेंसी यूज के लिए क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर स्नेक, ठीक है, स्नेक, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक कोई बंदा है उसको पैर में काट लिया, बाइट कर लिया, ठीक है, बाइट कर लिया। जब बाइट किया इसने तो यहां पर क्या हुआ, इसने क्या किया, पॉइजन को अंदर डाल दिया, पॉइजन को अंदर डाल दिया। अब हमारा इम्यून सिस्टम उसको एज ए एंटीजन लेगा, पॉइजन को, उसको रिमूव करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन इम्यून सिस्टम को तो हमारे काम लगेगा, टाइम लगेगा उसको काम करने में, तुरंत तो वो कर नहीं लेगा, उसको रिकॉग्नाइज थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं, तो तुरंत उसको न्यूट्रलाइज वो नहीं कर पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो तब तक तो डेथ हो जाएगी, जब तक हमारा इम्यून सिस्टम उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उस एंटीजन को, उस टॉक्साइड को। तो उस टाइम तक हमारे पास में क्या है सबसे बढ़िया उपाय, कि हम पहले से बनी हुई रेडीमेड, पहले से बनी हुई रेडीमेड जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं या एंटीबॉडीज हैं, उनको हम क्या करें, इमरजेंसी यूज कर लें, पहले से बना के रखी हुई हैं, तुरंत हम इंजेक्शन लगा दिया इसके पेशेंट के जिसको बाइट किया स्नेक ने, और उसको पहले से बनी हुई एंटीबॉडी मिल गई, और वो तुरंत पॉइजन को इमीडिएटली क्या करेंगी, न्यूट्रलाइज कर देंगी। बात समझ में आई? तो जब तुरंत न्यूट्रलाइज कर देंगी तो हमने लिया कहाँ, आर्टिफिशियली लिया ना, हमारी बॉडी ने खुद तो बनाया नहीं, ठीक है। पैसिव भी ऐसा नहीं कि दूसरे से ले रहे हैं, तो हम बना रहे हैं, आर्टिफिशियली बना रहे हैं, रेडीमेड है वो, इमरजेंसी यूज के लिए। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया आपका, आर्टिफिशियल हो गया, इमरजेंसी यूज के लिए। अब इसके एग्जांपल देखिए क्या, जैसे आप लगवाते हो ATS, इंजेक्शन होता है, एंटी टिटेनस सीरम। जब आपको लोहा लग जाता है, कहीं कुछ लग जाता है ना, जाते हैं कहते हैं टिटेनस का इंजेक्शन लगवाइए, तो इसको हम बोलते हैं एंटी टिटेनस, एंटी टिटेनस सीरम। क्या बोलते हैं बेटा, एंटी टिटेनस सीरम, ATS। दूसरा देखिए, इसके बाद में हम बोलेंगे AGS, एक और होता है एंटी गैस गैंग्रीन, एंटी गैस गैंग्रीन, ठीक है। और एक और होता है आपका ADS, ADS को हम बोलते हैं एंटी डिप्थेरिक सीरम। क्या बोलते हैं, एंटी डिप्थेरिक, एंटी डिप्थेरिक सीरम, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के केस में और नेचुरल नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के केस में। ओके, किसी को कोई इस टॉपिक में दिक्कत, कोई प्रॉब्लम जो मैंने पढ़ाया एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप, आर्टिफिशियल में एवीएस हो सकता है, क्या बेटा, आर्टिफिशियल में एवीएस हो सकता है, सॉरी ASV कौन सा, सर, ASV एंटी स्नेक वेनम, एंटी स्नेक वेनम। स्नेक वेनम, हाँ बिल्कुल होगा, वही तो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, एंटी स्नेक वेनम, ठीक है। एंटी स्नेक वेनम और कुछ नहीं, यही है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। ओके सर। एंटी गैस गैंग्रीन सीरम, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्यून रिस्पॉन्स, उसकी बात करें। जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले IgM और IgG के अमाउंट को हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं या उसको डिटेक्ट करते हैं, तब हम बोलते हैं कि भाई इसको इन्फेक्शन है कि नहीं। तो देखते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स के केस में जब आप बात करोगे तो कहानी कुछ इस तरीके की है, एक ग्राफ से हम समझते हैं इसको।
ये ग्राफ मैंने बनाया है, देखिए इसमें बेटा एक एक्सिस पे हम दिखा लेंगे यहाँ पर कि जो है आपका अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो क्या है। दूसरा एक तरफ हम दिखा लेंगे टाइम, इस वाले एक्सिस, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले जब पहली बार कोई एंटीजन आएगा, ये मान लो एंटीजन कोई आया, अटैक किया बॉडी के ऊपर, पहली बार आया है वो एंटीजन, तो जैसे एंटीजन बॉडी में आएगा, बॉडी बेटा तुरंत क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। और क्या करती है, तो आप बोलोगे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने के बाद में क्या बनेगा, सबसे पहले तो आप बोलोगे प्लाज्मा सेल्स बनेंगी, और दूसरा क्या बनेगा, तो आप बोलोगे मेमोरी सेल्स। तो एक होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और दूसरा होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। चलो, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जैसे एंटीजन आएगा, प्लाज्मा सेल रोल पार्टिसिपेट करता है, मेमोरी सेल्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, यहाँ प्लाज्मा सेल्स आती हैं सीन में। और प्लाज्मा सेल्स करती क्या है, तो देखिए प्लाज्मा सेल्स डिवाइड होती हैं, क्लोनल सिलेक्शन होता है, और वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने लगती हैं फॉर द रिमूवल ऑफ एंटीजन। अब देखिए क्या होगा, जैसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी, तो उस समय एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस करेंगी तो उनमें आप बोलोगे अमाउंट क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले हम एक जो है बना लेंगे, सबसे पहले क्या होगा, IgM निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, IgM। तो IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M निकलेगा, ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी आगे पढ़ेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पर आप बोलोगे उसके थोड़ी देर बाद क्या निकलेगा, यहाँ पर IgG निकलेगा। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में IgM का अमाउंट आप देखोगे ज्यादा होगा और IgG का अमाउंट कम होगा, ठीक है। IgM का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और IgG का अमाउंट कम होगा कंपैरेटिवली टू आप बात करोगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। अब देखिए सेम टाइप का एंटीजन जब दोबारा आएगा तब क्या होगा, तो आप बोलोगे अब टाइम नहीं लगेगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होगा, IgG का होगा, और IgM का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा। तो यहां पर कौन सी सेल्स काम कर रही थी, तो यहां पर आप बोलोगे मेमोरी सेल्स काम कर रही। कौन सी काम कर रही हैं, मेमोरी सेल्स काम कर रही हैं, ठीक है। IgG के टाइम पे यहाँ पे कौन सी सेल्स काम कर रही हैं, मेमोरी सेल्स काम कर रही हैं, गॉट इट। तो मेमोरी सेल्स ये जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या एनएमनिस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। यस सर। तो क्वेश्चन पूछता है बेटा आपसे कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडीज काम आती है, किसका अमाउंट ज्यादा होता है, किसका कम होता है। तो आप बोलोगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में IgG का अमाउंट कम होता है, IgM का अमाउंट कम होता है, जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या एमनिस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स या बूस्टर इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें IgG का अमाउंट ज्यादा रहता है और IgM का अमाउंट कम रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्लाज्मा सेल्स या इफेक्टर सेल प्राइमरी में काम करेंगे, मेमोरी सेल्स जो है आपका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में काम करेंगे। यहाँ पर एक बात और याद रखना, लैग फेज होता है, मतलब एंटीजन आएगा तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट होने में टाइम लगता है, उसको लैग फेज बोलते हैं। जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में लैग फेज नहीं होता, जैसे एंटीजन आता है तुरंत रिकॉग्नाइज होता है और उसके अगेंस्ट क्या होता है, काम किया जाने लगता है,
ठीक है, तो ये सर कहानी प्राइमरी है। में आईजीएम बताएंगे, आईजीएम के वो जो ग्राफ होता है वो ज्यादा होता है। हाँ, आईजीएम का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, आईजीजी के कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब आप बोलोगे, एक टॉपिक आता है लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, लाइन ऑफ डिफेंस। तो लाइन ऑफ डिफेंस में हम देखेंगे कहानी क्या है यहाँ पर, ठीक है, लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें। चलो, तो लाइन ऑफ डिफेंस में आप बोलोगे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट, जैसे मान लो एक मैं जो है गोला बनाता हूं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले देखिए एक बड़ा सा गोला मैं बना रहा हूं, छोड़ो इसे। देखो सबसे पहले आप बोलोगे, हेडिंग डाल लेते हैं लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि बॉडी हमारी किस तरीके से बचने का काम करती है, ठीक है, उस बात को थोड़ा हमें समझना है लाइन ऑफ डिफेंस को। तो सबसे पहले जो लाइन ऑफ डिफेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। देखिए सबसे पहले क्या होगा, पहला लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। हमने मान लिया कोई एंटीजन है यहाँ पर, कोई एंटीजन यहाँ पर है और एंटीजन आया, ये बॉडी है, हमारी बॉडी पे अटैक किया। तो सबसे पहले जब अटैक करेगा तो इसको लड़ाई किससे लड़नी पड़ेगी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आएगा, तो आप बोलोगे ये क्या है आपका फिजिकल, क्या आप बोलोगे फिजिकल, और आप बोलोगे फिजियोलॉजिकल, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल लाइन ऑफ डिफेंस। यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारा जो स्किन है और जो हमारे सिक्रेटरी कंपोनेंट हैं वो आके क्या करेंगे, एंटीजन को रोकने का काम करेंगे। तो फर्स्ट जो लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें क्या आएगा, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम आएगा, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं नेट इम्यूनिटी का पार्ट, ठीक है। अब मान लो यहां पर, मान लो सपोज दैट ये भी लाइन को क्रॉस कर गया, यहां से एंटीजन यहां आ गया, क्रॉस कर गए एंटीजन, अब करा नहीं हम डैमेज करेंगे तो हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस वो आ जाएगा, उसको भी हराना पड़ेगा एंटीजन को। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के पास जाएगा, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम इनसे लड़ेगा कौन, तो आप बोलोगे सेलुलर बैरियर्स। कौन लड़ेगा बेटा, सेलुलर, यानी कि मैक्रोफेजेस लड़ेंगी, ट्रोफिल सेल्स लड़ेंगी, ये सब लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, है ना, ये सब लड़ेंगे और इसको मारने का काम करेगा। मान लो ये इसको भी क्रॉस कर गया, इसको भी हरा दिया, ये भी इसको मार नहीं पाया एंटीजन को। अब एंटीजन कहां पहुंच गया, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे,
और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन काम करेगा, तो आप बोलोगे एडेप्टिव इम्यूनिटी। कौन काम करेगा, एडेप्टिव सिस्टम, यानी कि बी एंड टी सेल्स यहाँ पर आके काम करेंगी और इस एंटीजन को की कोशिश करेंगी। तो 3 लाइन ऑफ डिफेंस हैं। पहला सबसे फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, सेकेंड वन इज द सेलुलर बैरियर एंड थर्ड इज द एडेप्टिव बी एंड टी सेल्स। ठीक है, गॉट इट। समझ में आ गया बेटा? चलिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं आपको। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं कि एंटीजन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एंटीजन क्या होता है। तो अब देखते हैं हम लोग एंटीजन की बात करते हैं। एंटीजन शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं इसको, अदरवाइज ऐसे लिखा जाता है एंटीजन। एंटीजन है क्या? तो एंटीजन जो है कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवा देता है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, फॉरेन, क्या बोलोगे आप, मॉलिक्यूल, फॉरेन मॉलिक्यूल जो होगा वो प्रेजेंट होगा। तो फॉरेन मॉलिक्यूल देखिए क्या होगा, जैसे ये हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन आया, फॉरेन मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, डस्ट पार्टिकल, एलर्गन्स, कुछ भी हो सकता है, वायरस। ये आया एंटीजन, कहाँ एंटर किया, हमारी बॉडी में एंटर किया। कहाँ एंटर किया, बॉडी में एंटर किया। अब बॉडी में जैसे ही एंटीजन एंटर करेगा, बॉडी हमारी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। ठीक है, और रिस्पॉन्स में क्या करेगी, जो सेल्स होंगी, जो बी सेल्स होंगी, बी सेल्स जो होंगी वो प्रोड्यूस करेंगी क्या, तो आप बोलोगे एंटीबॉडी। क्या प्रोड्यूस करेंगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी। क्या प्रोड्यूस करेंगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी। क्लियर है, क्या प्रोड्यूस करेंगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज एक एक करके एंटीजन को खत्म कर देंगी, मार देंगी, उनको हटाने का काम करेंगी। गॉट इट। अब देखिए, इसमें एंटीजन की प्रॉपर्टी होती है कुछ, वो क्या है, तो एंटीजन की प्रॉपर्टी क्या है, 2 प्रॉपर्टी। एक आप बोलोगे एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। क्या बोलेंगे, एंटीजेनिसिटी एंड इम्यूनोजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फॉरेस्टनेस। डिग्री ऑफ फॉरेस्टनेस क्या है, डिग्री ऑफ फॉरेस्टनेस। मतलब जितने ही दूर का होगा वो उतना ही ज्यादा एंटीजेनिक होगा। ठीक है, जितने दूर का, जैसे बैक्टीरिया हमसे बहुत दूर है फाइलोजेनेटिकली रिलेशनशिप में, तो वो एंटीजेनिक है। ठीक है, फिर देखिए इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ फॉरेस्टनेस के बाद में डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, तो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की जब बात करोगे आप, तो यहाँ पर आप देखोगे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होना चाहिए। जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगा उतने बढ़िया एंटीजन होगा, उतने ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स हमारे बॉडी के अंदर वो जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपकी एंटीजन के केस में। ठीक है, अब देखिए, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एंटीबॉडी, अगला टॉपिक। शायद मैंने पहले पढ़ाया भी है एक क्लास में इसको, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडीज हैं क्या, तो एंटीबॉडीज को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज आर इम्यूनो
इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसको हम आईजी से दिखाते हैं शॉर्ट फॉर्म इम्यूनोग्लोबुलिन्स। होता क्या है उसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर बी सेल है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन करता है? बी लिम्फोसाइट। बी सेल्स बनती कहाँ है? बी लिम्फोसाइट। मैं पहले ही बता चुका हूँ, बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है, मैच्योरेशन है, लेकिन प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन इनका ब्लड में आने के बाद में होता है। कहां पर? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आईजी। यहाँ पर ये सेल है आपका, इसको बोलेंगे बी लिम्फोसाइट या बी सेल भी लिख सकते हो आप। बी सेल जो है या बी लिम्फोसाइट है, इसके केस में जब आप बात करोगे तो यहां पर क्या होगा? मान लो एंटीजन आया, कोई एंटीजन आया, और एंटीजन जैसे आया एंटीजन वैसे क्या होगा? यहाँ पर ये बी सेल क्या करेंगी? आप बोलोगे प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस कर देंगी? आप बोलोगे ये प्रोड्यूस कर देती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज। जैसे ये प्रोड्यूस करेंगी, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए, और ये एंटीजन को किल कर देंगे या उसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये वाई शेप के स्ट्रक्चर हैं, इनको हम एंटीबॉडी बोलेंगे। और ये क्या करेंगे बेटा? तो आप बोलोगे किल द एंटीजन। कोई बैक्टीरिया वगैरह है उसको किल कर देंगे, उसका मारने का काम करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि स्टेटमेंट एनसीईआरटी बोलती है, अक्सर क्वेश्चंस में मिल जाते हैं आपको, ऑल एंटीबॉडीज, शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं, आर एंटीबॉडीज ऐसे, आर immunoglobulins, all antibodies are immunoglobulins, but all immunoglobulins are not, but all immunoglobulins are not antibody. ठीक है, तो सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी नहीं, लेकिन जितने भी एंटीबॉडीज हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जो आपका प्रॉपर्टी होती है किसी भी एंटीबॉडी के पास में होती है, एक टर्म यूज करते हैं हम एफिनिटी और दूसरा एविडिटी। खैर आपके लेवल पे वो सब नहीं पूछेगा, एविडिटी और एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है कि एक सिंगल एपिटोप जो है वो एंटीजन से जाके बाइंड करे, जबकि एविडिटी का मतलब होता है ओवर इंटरेक्शन ऑफ द एंटीबॉडी विद द एंटीजन, तो उसको एविडिटी बोलते हैं। ठीक है, खैर थोड़ी कोई दिक्कत नहीं, वो आपको जानने की जरूरत नहीं। एंटीबॉडी जो होता है वो देखिए आप दो तरीके का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर। आप बोलोगे एक सॉल्युबल होता है और दूसरा आप बोलोगे सेल सरफेस रिसेप्टर रहता है। ठीक है, तो देखिए सॉल्युबल में आपका आता है जो ब्लड में प्रोड्यूस की जाती है, प्रोड्यूस्ड इन ब्लड में ये प्रोड्यूस कर दी जाती है जैसे कोई एंटीजन। तो इसमें आपका आ जाएगा आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीए। ठीक है, जबकि सेल सरफेस रिसेप्टर के तरीके से जो बनती हैं वो कौन सी होती हैं? तो आप बोलोगे आईजीएम एंड आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड आईजीडी, ये मिलके क्या बनाती हैं? बी सेल का रिसेप्टर बनाती हैं। ठीक है, जो रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को। तो ये रिसेप्टर भी बनाने में हेल्प करती हैं एंटीबॉडी जो होती हैं, किसके? बी सेल के रिसेप्टर्स को। ठीक है, तो ये आईजीजी और आईजीडी मिलके क्या बनाती हैं? बी सेल रिसेप्टर बनाती हैं, बी लिम्फोसाइट सेल का रिसेप्टर बनाती हैं। समझ में आ गई बात? इतनी क्लियर है? यस सर। क्लियर है बेटा? चलो
आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं वो एक इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपसे। देखते हैं, तो एक स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपने एनसीईआरटी में भी खोल के रख लो, आप देखोगे बना हुआ है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, देखोगे। तो दो रीजन है, एक होता है इसमें फैब रीजन, FAB। ठीक है, इसके पास एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। नीचे जब आप आओगे यहां से यहां तक, तो आप इसको बोलोगे फैब के अलावा ये FC रीजन। तो ये क्या करता है, सेल से बाइंड करता है, एज अ रिसेप्टर काम करता है। फैब क्रिस्टलाइन रीजन बोलते हैं इसको। ठीक है, ऊपर वाले को जो है बाइंडिंग रीजन बोलते हैं। अब इसमें देखिए, ये वाई शेप का मॉलिक्यूल है, एंटीबॉडी मैंने बनाया है कि ये वाई शेप का है। लिख लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, वाई शेप स्ट्रक्चर। इसमें दो तरीके की चेन प्रेजेंट है, एक है हैवी चेन और एक है लाइट चेन। तो हैवी चेन को H से दिखा रहे हैं, लाइट चेन को L से दिखा रहे हैं। हैवी और लाइट चेन दोनों में दो दो जो है आपकी दो तरीके की वो हैं, चेन हैं। एक है हैवी वेरिएबल और एक है हैवी कांस्टेंट। ऐसे लाइट के केस में भी दो हैं आपका, एक है लाइट वेरिएबल और दूसरा है लाइट कांस्टेंट। ये कहानी है, और ये मिलके बना रहे हैं आपका जो है वाई शेप का मॉलिक्यूल, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोल रहे हैं। इसमें देखिए, ये वाला जो रेड से मैंने बनाया ये हैवी चेन, और इसके दो पार्ट हैं, एक वेरिएबल, तो इसको हम बोलते हैं लाइट वेरिएबल। ये क्या है, लाइट वेरिएबल। और ये वाला जो आपका बाकी बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, हैवी वेरिएबल। और इसको हम क्या बोलते हैं, हैवी कांस्टेंट। ये चेंज नहीं होता है, वेरिएबल वाला चेंज होता रहता है। अब ये वाला लाइट चेन है, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइट वेरिएबल, और ये वाला क्या है, लाइट कांस्टेंट। ठीक है, ये आपस में मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ऐसे डबल एस का मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड, एनसीईआरटी में भी ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे। तो ये डबल एस जो लिखा है ना बीच में, ये कुछ नहीं, डाइसल्फाइड बॉन्ड स्टेबलाइज कर। ये वाला आपका क्या है, लाइट वेरिएबल, ये क्या आपका लाइट कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए, ये एक एंटीबॉडी मैंने बनाया है, ये मोनोमेरिक। ठीक है, कैसी मोनोमेरिक है, एक एंटीबॉडी, एक इम्यूनोग्लोबुलिन। अब एक इम्यूनोग्लोबुलिन कितने एंटीजन को बाइंड करेगी, दो एंटीजन को बाइंड करेगी। जैसा कि ये देखिए आप, एक इस वाली आर्म में है, एक इस वाली आर्म में, दो जगह है। इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या बोलेंगे, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट से यहाँ पर आता है कौन, एंटीजन, और एंटीजन आके यहाँ पर बाइंड कर जाता है। ऐसे ये मान लो कोई एंटीजन है, तो एंटीजन को यहीं से ये बाइंड करता है ऐसे।
एंटीजन के पास में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं इपीटोप। तो एंटीजन डिटरमाइनिंग जो आपका रीजन होता है, एंटीजन जो डिटरमाइनिंग जो रीजन होता है वो आपका इन्हीं एंटीजन बाइंडिंग साइट के पास में होता है, और इपीटोप जो होता है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एंटीबॉडी के थ्रू, और रिकॉग्नाइज करने के बाद ये क्या करता है, उसको पकड़ लेता है, ठीक है, और मार देता है। तो यहां पर आप बोलोगे दो एंटीजन बाइंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देखिए दो एंटीजन बाइंड कर रहे हैं। अब एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, तो आप बोलोगे नॉन कोवेलेंट टाइप का। कैसा है, नॉन कोवेलेंट टाइप का है। कैसा है, नॉन कोवेलेंट टाइप का है, ठीक है। इंटरेक्शन कैसा बेटा, नॉन कोवेलेंट टाइप का है एंटीजन और एंटीबॉडीज, ठीक है। अब देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में जब आप बात करोगे तो यहां पर आगे जब देखोगे आप, तो इसमें बेटा जो हैवी चेन है, हैवी चेन, ठीक है, तो हैवी चेन जो है बेटा, हैवी चेन जो है ना, उनमें आप देखोगे जो कांस्टेंट रीजन है वो अलग अलग तरीके के हैं। जैसे आप बोलोगे किसी में अल्फा है, किसी में आप बोलोगे क्या है आपका डेल्टा है, किसी में आप बोलोगे इप्सिलॉन है, किसी में आप बोलोगे गामा है ना, इसी में आप बोलोगे कैसा है, जो है आपका म्यू टाइप का है। तो अगर कोई एंटीबॉडी उसमें अगर अल्फा चेन है, हैवी चेन अल्फा है कांस्टेंट रीजन उसका, तो इसको आप बोलोगे ये इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होगी, IgA। अगर डेल्टा है तो ये कौन सी होगी, IgD। अगर इप्सिलॉन है तो कौन सी होगी, IgE। अगर ये आपका कौन सा है, गामा, गामा अगर होगी तो कौन सा होगा, तो आप बोलोगे IgG। एंड अगर म्यू है तो आप बोलोगे IgM हो गया, ठीक है। तो ये हैवी चेन कांस्टेंट रीजन अलग अलग तरीके का होता है। दूसरा देखिए, अगर लाइट चेन की आप बात करोगे तो यहाँ पर केवल दो होते हैं कांस्टेंट रीजन में, दो तरीके की चेन्स देखने को मिलेंगी। एक होता है आपका कप्पा और दूसरा आपका होता है लैम्डा। एक ऐसा होता है कप्पा और दूसरा होता है लैम्डा। तो दो तरीके की होती है लाइट चेन, तो इनमें ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। तो कप्पा होगा कांस्टेंट रीजन, या तो जो है आपका क्या होगा, लैम्डा होगा, ठीक है। तो ये इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स को। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितने तरीके की, तो देखिए एक आप बोलोगे होता है IgG टाइप, IgG। दूसरा आपका होता है IgA, एक आपका होता है IgM, एक आपका होता है IG टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी में IgD, और एक आपका कौन सा होता है IgE, ठीक है। ये चलिए IgG, IgA, IgM, IgD, IgP, ये है 2 2 4 5। अब देखिए IgG जो होगा उसका परसेंटेज कितना है, ये देखेंगे हम लोग। तो IgG जो होता है वो आप बोलोगे 75 to 80% के आसपास होता है। कितना होता है, 75 to 80% के आसपास होता है। ये आप बोलोगे कितना होता है, 10% IgA। IgM की बात करोगे तो ये होता है आपका 5 to 10% के आसपास। फिर आप बोलोगे IgD जो होता है 1 to 3%, और IgG सबसे कम 0.5% के आसपास। तो ये इनका कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो प्रॉपर्टी में IgG जो है इसको बेटा आप बोलोगे ये क्या है, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट है, लेकिन जो है सॉरी मोनोमेरिक है, मोनोमेरिक एक ही मॉलिक्यूल है,
लेकिन आप बोलोगे क्या है ये डाईवैलेंट। डाईवैलेंट का मतलब दो आर्म है, दो एंटीजन बाइंड करेगा। मोनोमरिक का मतलब एक मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा देखिए, IgA की जब बात करोगे, ये कैसी है, डाईमेरिक। वो मोनोमेरिक थी या डाईमेरिक थी, तो ऐसे कुछ बनेगा इसका, ऐसे ये है, ऐसे इस तरीके से, ऐसे एक और जुड़ी हुई होगी। तो अगर आप बोलोगे एंटीजन कितने बाइंड करेंगे, तो एक एंटीजन इधर, एक इधर, दो इधर, दो, चार बाइंड करेंगे, नहीं तो ये कैसा हो जाएगा, टेट्रावैलेंट। समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, IgM की बात करते हैं। IgM में आप बोलोगे ये कैसा है, पेंटामेरिक। कैसा है, पेंटामेरिक। या इसी को हम बोलेंगे, पांच है ना, तो पांच ऐसे कुछ बना सकते हो आप, ऐसे ये गोला बना सकते हो, इसमें 5 एंटीबॉडी जुड़ी हुई होंगी, ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसे। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, ऐसे था, तो ये पेंटामेरिक हो जाएगा। पेंटामेरिक में 5 होती हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल ये कितना वैलेंट हो जाएगा, तो आप बोलोगे डेका वैलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेका वैलेंट हो जाएगा। डेका मतलब 10। ठीक है, डेकावेलेंट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में IgD की जब बात करोगे आप, तो आप बोलोगे ये मोनोमेरिक। मोनो मतलब एक, मेरिक मतलब एक केवल है, तो इसमें भी 2 बाइंड करेंगे, और ये भी आपका कैसा है, मोनोमेरिक। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा आप। अब इसके बाद में देखेंगे हम लोग, इसके बाद में क्या है कि इनका फंक्शन क्या है, रोल क्या है। तो रोल में देखिए, इसे डिवाइड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो रोल क्या है इसका, अलग अलग सबका रोल है। जैसे रोल में लिखिए, IgG जो है ये बेटा आपको अभी मैं बता चुका हूं कि पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कहां से कहां, तो आप बोलोगे मदर की प्लेसेंटा से ये फीटस को जाता है, तो वो उस समय उसको बचाता है एंटीजन से। ठीक है, फिर IgA आपको पता है मिल्क में प्रेजेंट होता है, मदर के, है ना, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वहां प्रेजेंट होता है। उसके बाद IgM की जब बात करोगे, तो IgM जो होता है ये कैसा होता है, आप बोलोगे तो ये पेंटामेरिक होता है, और पेंटामेरिक होने के साथ साथ में ये क्या बनाता है, BCR बनाता है, बी सेल रिसेप्टर बनाता है। क्या बनाता है, बी सेल रिसेप्टर बनाता है। ठीक है, क्या बनाएगा, बी सेल रिसेप्टर। IgD भी मैं बता चुका हूँ BCR में हेल्प करता है, और IgE जो होता है ये हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट में काम आता है। हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट जो होता है उसमें आप बोलोगे क्या आता है, एलर्जी। तो एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल, मतलब एलर्जी को कॉज करता है यहाँ पर। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है रेटिलिएट करता है, उसको खत्म करने का काम करने की कोशिश करता है। तो IgE हो गया, हाइपर सेंसिटिव फर्स्ट प्रोवाइड करता है ना, जो इम्यूनिटी होता है हाइपर सेंसिटिव फर्स्ट के अगेंस्ट। ठीक है, और एक्टो और एंडो पैरासाइट के अगेंस्ट भी काम करता है। तो इस तरीके से ये 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। ठीक है, अलग अलग इनके रोल हैं, अलग अलग काम हैं, सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अब एक बात और मैं बता के बात को खत्म करता हूं, वो क्या है, कंसंट्रेशन की बात करोगे ब्लड में किसका कितना, तो आप ऐसे याद रखो, GAM गम दे, सबसे ज्यादा IgG, उससे जो है कम आपका IgA, फिर IgM, फिर IgD। ठीक है, तो ऐसे याद कर लोगे। फिर आपको मॉलिक्यूलर वेट याद रखना है। मॉलिक्यूलर वेट किसका सबसे ज्यादा है, तो आप बोलोगे MAEG और D इनका बराबर होता है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।